हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड वीएस ने की एमसीक्यू क्लास नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पवार वंश का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पवार वंश की अगर पिछली दोनों क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर दें। सूची 1 में टिहरी के राजा दिए हैं और सूची 2 में उनके कार्यकाल को दिया गया है। तो मैच करते हैं। पहला राजा है मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह का कार्यकाल 1946 से लेकर 1949 तक रहा था, जो कि टिहरी रियासत का अंतिम राजा होता है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारत में विलय कर देते हैं और दोस्तों ये अंतिम राजा बन जाता है। कीर्ति शाह, तो इसका टाइम पीरियड 1886 से लेकर 1913 तक रहा था। भवानी शाह, ये 1859 से लेकर 1871 तक राजा रहा। और सुदर्शन शाह, ये 1815 से लेकर 1859 तक राजा रहा। ठीक है, और टिहरी रियासत का पहला राजा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टिहरी रियासत का संस्थापक सुदर्शन शाह था। फिर उसके बाद में भवानी शाह राजा बनता है, फिर प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह के बाद में नरेंद्र शाह और नरेंद्र शाह के बाद में मानवेंद्र शाह राजा बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि टिहरी रियासत में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो दोस्तों सुदर्शन शाह का रहा है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा 1 2 3 4 बनेगा। 1 2 3 4 यह आपका ऑप्शन डी में दिया है और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि 29वें परमार शासक अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख प्राप्त होता है। तो अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख जो प्राप्त हुआ तो यह आपका धारसिल रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपका कि अनंतपाल द्वितीय का ये जो अभिलेख था कब प्राप्त हुआ, तो 1994 में प्राप्त हुआ था और ये परमार वंश का प्रथम अभिलेख था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि पवार वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाया था, तो ये अनंतपाल द्वितीय ने लिखवाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि बीडी पांडे के अनुसार मानसा के समय लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 असफल आक्रमण किए थे। तो गढ़वाल का सेनापति था। जब बीडी पांडे के अनुसार मानसाह के समय लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 असफल आक्रमण किए थे। ठीक है, तो उस समय गढ़वाल का जो सेनापति था तो वह नंदी था, याद रखिएगा। ठीक है, और जब यह 8वां आक्रमण करता है तो 8वें आक्रमण में यह जीत जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का ऐसा विलासी राजा जिसके मृत्यु होने के बाद उसकी 60 रानियां सती होने का जिक्र मिलता है। देखिए, जो आपका पवार वंश का राजा श्याम शाह था, तो पवार वंश के राजा श्याम शाह की जब मृत्यु होती है तो उसके साथ 60 रानियां सती हो जाती हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। श्याम शाह ये 45वां राजा था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस पवार शासक की भेंट मुगल शासक जहांगीर से हुई थी। देखिए, जहांगीर से जो भेंट की तो वह श्याम शाह के द्वारा ही की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और मुगल दरबार में जाने वाला पहला जो पवार शासक आता है तो वह श्याम शाह ही होता है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एक साइड में आपका पवार शासक दिया है, दूसरी साइड में उनके समकालीन मुगल शासक दिए गए हैं। तो पहला पवार राजा है श्याम शाह। श्याम शाह के समय मुगल शासक था जहांगीर। पृथ्वीपति शाह के समय औरंगजेब था। ललित शाह के समय अकबर मुगल शासक नहीं था। महीपति शाह के समय दोस्तों श्याम शाह मुगल राजा था, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अकबर के समय जो पवार राजा था तो वह श्याम शाह था, सहजपाल था। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों मानशाह राजा बनता है तो वह भी आपका अकबर के ही समकालीन होता है। आगे बढ़ेंगे कि महीपति शाह को किसने महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी थी। तो महाप्रचंड भुजदंड की जो उपाधि दी गई तो वह दोस्तों आपकी दी गई
मौलाराम के द्वारा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो मौलाराम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी थी। ठीक है, श्याम शाह की हम बात महीपति शाह की हम बात करेंगे तो ये दोस्तों 46वां राजा था जो कि श्याम शाह के बाद में बना और ये श्याम शाह का चाचा था। क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाला परमार शासक कौन है, तो वह दोस्तों महीपति शाह है। ठीक है, जिसे मुगल अभिलेखों में अक्खल राजा भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये शाहजहां के राज्य अभिषेक में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, और ये गद्दी पर कब बैठा, तो ये 1629 या फिर 1631 में गद्दी पर बैठा था। इसे दोस्तों गर्भभंजन भी बोला जाता है। ठीक है, और महीपति शाह के द्वारा ही तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि कर्णावती के समय दून घाटी में कौन सी राजधानी बनाई गई, तो दोस्तों ये बनाई गई थी नवादा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो कर्णावती के द्वारा दोस्तों दून घाटी में जो राजधानी बनाई गई तो वह नवादा राजधानी थी। ठीक है, कर्णावती किसकी पत्नी है, तो ये दोस्तों महीपति शाह की पत्नी है, याद रखिएगा। जब महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र दोस्तों अल्पवयस्क होता है। ठीक है, और इसका पुत्र था कौन, वह था दोस्तों आपका पृथ्वीपति शाह। ठीक है, कुल 7 साल का वह होता है जिस कारण उसकी संरक्षिका बनती है कर्णावती। ठीक है, फिर कर्णावती के द्वारा कार्यकाल संभाला जाता है। क्वेश्चन है हमारा अगला कि निम्न में से किस शासक का कार्यकाल सबसे कम 1 वर्ष रहा, तो दोस्तों ये रहा है आपका उपेंद्र शाह का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा उपेंद्र शाह, उपेंद्र शाह ये 1 साल तक शासक रहा और इसकी मृत्यु जो हुई थी तो वह आपकी दीपावली के दिन हुई थी। ठीक है, इस चीज को भी दोस्तों पेपर में पूछा जाता है कि दीपावली के दिन किस पवार शासक की मृत्यु हुई थी, तो दोस्तों उपेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ेंगे कि किस शासक ने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया था, तो दोस्तों दीपचंद का दत्तक पुत्र जो घोषित किया तो वह प्रद्युम्न शाह ने घोषित किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामूवाला स्थानांतरित की थी। देखिए धामूवाला को जो राजधानी बनाया था तो ये बनाया गया था दोस्तों आपका ऑप्शन बी प्रदीप शाह ने। तो प्रदीप शाह के द्वारा धामूवाला को राजधानी बनाया गया था। और नवादा किसने राजधानी बनाई थी, तो नवादा ये दोस्तों कर्णावती ने राजधानी बनाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रदीप शाह इंपॉर्टेंट व्यक्ति है क्योंकि दोस्तों प्रदीप शाह के समय ही कुमाऊं और गढ़वाल के संबंध अच्छे होते हैं। ठीक है, जब ये राजा बनता है तो उस समय कुमाऊं का जो राजा होता है तो वह होता है दोस्तों कल्याण चंद्र चतुर्थ। ठीक है, और कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय कुमाऊं पर जो रोहेला होते हैं तो वह आक्रमण करते हैं। ठीक है, और फिर दोस्तों जो कुमाऊं का राजा होता है उस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, तो उस 3 लाख रुपए को प्रदीप शाह के द्वारा ही सहायता के रूप में चुकाया जाता है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी, तो दोस्तों कनक देवी थी। ठीक है, और इसका पिता कौन था, तो पिता था दोस्तों दिलीप शाह। ठीक है, प्रदीप शाह के समय ही आपका पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था 1761 में मराठा और यलदोज के मध्य। ठीक है, सॉरी अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ठीक है, जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और मराठा जो राजा थे तो उन दोनों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि पवार राजवंश में भूराजस्व अधिकारी थातवान के संदर्भ में क्या सही है, तो दोस्तों यह अपने क्षेत्र में एक सैन्य टुकड़ी का भी नेतृत्व करता था, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए जो थातवान होता था इसका सिर्फ कृषि से ही संबंध होता है। ठीक है, ये सैन्य किसी भी क्षेत्र से नहीं जुड़ा था, तो आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह स्वयं कभी कृषि कार्य नहीं करता था, सही बात है। ठीक है, ये दूसरों से दोस्तों कृषि करवाता था। यह थात भूमि पर निवास करने वाले निवासियों को बेदखल कर सकता था, सही बात है। थातवान थात भूमि का स्वामी होता था, तो ये दोस्तों सही है।
आगे बढ़ेंगे कि औरंगजेब ने सुलेमान सिखों को पकड़ने के लिए किसे गढ़वाल भेजा। देखिए औरंगजेब ने सुलेमान सिखों को पकड़ने के लिए गढ़वाल जो भेजा तो वह जय सिंह को भेजा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जय सिंह को नहीं मिलता, फिर उसके बाद में ये अपने पुत्र राम सिंह को भेजता है। ठीक है, फिर राम सिंह जब गढ़वाल में आता है तो उसकी मदद मेदिनी शाह के द्वारा की जाती है, जो पृथ्वीपति शाह का पुत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि 1667 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था। देखिए 1667 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद में गद्दी पर जो बैठा तो वह बैठा था दोस्तों फतेह शाह। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों गढ़वाल का जो अकबर बोला जाता है तो वह आपका इसी को बोला जाता है, क्योंकि इसके दरबार में दोस्तों नवरत्न रहते थे। ठीक है, जैसे अकबर के दरबार में रहते थे ऐसे ही फतेहपति शाह के दरबार में भी रहते थे। ठीक है, याद रखें। फतेहपति शाह की हम बात करेंगे तो इसकी संरक्षिका कौन थी, तो इसकी संरक्षिका रानी कटोची थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के टाइम पीरियड को गढ़वाल का स्वर्ण काल भी बोला जाता है और इसी के समय गुरु गोविंद सिंह के साथ इसका भंगेड़ी का युद्ध भी हुआ था। भंगेड़ी का युद्ध, भेंगड़ी या फिर भंगेड़ी का युद्ध हुआ था। और कब हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों 1689 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रतन कवि ने फतेह शाह को अपने ग्रंथ फतेह प्रकाश में संज्ञा दी। तो दोस्तों फतेह प्रकाश जो ग्रंथ है ये रतन कवि का ग्रंथ है, जो कि फतेह शाह के दरबार में रहता था। इसने फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और दोस्तों उदंडों को दंड देने वाला बोला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा आपका 1, 2, 3 बनेगा। ठीक है, जो विद्वानों का आश्चर्यदाता है तो ये दोस्तों सहजपाल को बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी ये फतेह शाह को बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। फतेह शाह को ही गढ़वाल का अकबर बोला जाता है, क्योंकि अकबर की भांति इसके दरबार में भी नवरत्न रहते थे। एक क्वेश्चन बनेगा कि किस पवार राजा ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था, तो ये दोस्तों फतेह शाह ने लिखवाया था। और फतेह शाह के समय ही गुरु राम राय गढ़वाल आए थे। ठीक है, और इनके द्वारा जो गुरु राम राय थे उन्हें 3 गांव दान दिए गए, एक खुड़बड़ा, राजपुर और दोस्तों चामासारी। तो याद रखिएगा कि जो फतेह शाह है तो फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारा बनाने के लिए देहरादून में 3 गांव दान दिए थे। आगे बढ़ेंगे कि राजमाता कटोची किसकी संरक्षिका थी। तो राजमाता कटोची ये फतेह शाह की संरक्षिका थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवार शासक ललित शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि इसके पिता का नाम प्रद्युमन शाह था, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए ललित शाह का पुत्र था प्रद्युमन शाह। ठीक है, इसका कार्यकाल 1772 से 1780 तक रहा। सही बात है। ठीक है, जो ललित शाह था उसका टाइम पीरियड 1782 से लेकर 1780 तक रहा है। इसने विराटगढ़ी पर विजय प्राप्त करी थी, ये बात भी दोस्तों आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, और ललित शाह ने सिखों से सिरमौर का युद्ध भी लड़ा था। कब लड़ा, 1779 में। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ललित शाह के समय सर्वाधिक सिख युद्ध हुए थे। 2 बार सिख युद्ध हुए थे, एक तो आपका 1775 में हुआ था और एक आपका 1789, 1778 या फिर 79 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए भंगाड़ी का जो युद्ध हुआ था तो वह गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य हुआ था। कब हुआ, तो ये दोस्तों 1689 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि किस व्यक्ति ने फतेह शाह के समय
को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा था। देखिए फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्ण काल जो बोला तो ये बोला गया था दोस्तों आपका ऑप्शन सी मतीराम के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मतीराम इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं क्योंकि इनकी पुस्तक भी आती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मतीराम की कौन कौन सी पुस्तकें हैं तो इनकी 2 पुस्तकें आती हैं। एक तो आपकी व्रत कौमुदी, ठीक है, जिसे दोस्तों छिंगल या छंदसार पिंगल भी कहते हैं। ठीक है, और इसी की एक और पुस्तक आती है रसराज। ठीक है, रसराज ग्रंथ याद रखें। और जो ये रसराज ग्रंथ है इस ग्रंथ में मंगत राम का जिक्र मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस गढ़वाल शासक के दरबार में नवरत्न होने के कारण इन्हें गढ़वाल का अकबर कहा जाता है? तो गढ़वाल का अकबर फतेह शाह को बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक से ज्ञात होता है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया एवं फतेहपुर नगर बसाया था? तो दोस्तों फतेहपुर नगर जो बसाया था तो ये नगर बसाया था आपका ऑप्शन बी मेम्बायर्स ऑफ देहरादून। ठीक है, जो मेम्बायर्स ऑफ देहरादून पुस्तक है, ठीक है, तो इस पुस्तक में जिक्र मिलता है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया था और वहां एक शहर बसाया था फतेहपुर नाम का। ठीक है, तो मेम्बायर्स ऑफ देहरादून पुस्तक किसकी है? तो ये आपकी G.R.C. विलियम्स की पुस्तक है। ऐसे ही एक और पुस्तक आएगी मेम्बायर्स ऑफ दिराज। ये पुस्तक किसकी है? तो मेम्बायर्स ऑफ दिराज ये दुर्गाचरण काला की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि पवार राजा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सुमेलित करते हैं। प्रदीप शाह का कार्यकाल 1716 से लेकर 1773 तक रहा था। यहाँ पर आपको 1717 और 1772 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फतेहपति शाह इसका टाइम पीरियड 1665 से लेकर 1676 तक रहा था। ठीक है, महीपति शाह इसका टाइम पीरियड 1626 से लेकर 1631 तक रहा। श्याम शाह का टाइम पीरियड 1611 से लेकर 1623 तक रहा था। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि किस शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया? ठीक है, तो मुद्रा लेख जो लिखवाया था यह आपका फतेह शाह ने लिखवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गढ़वाल शासक का गुरु गोविंद सिंह एवं शिवाजी की भांति घोड़े पर बैठा चित्र प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों आपका फतेहपति शाह का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखें कि गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र किसका है? ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका फतेहपति शाह का। अगला प्रश्न है कि फतेह शाह के दरबारी कवि कौन थे? तो फतेह शाह के दरबारी कवि रतन कवि, जटाधर और दोस्तों मतीराम, ये तीनों थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि किस कवि ने फतेह शाह को सील का सागर एवं हिंदुओं का रक्षक माना है? तो दोस्तों सील का सागर और हिंदुओं का रक्षक जो माना है तो ये माना है आपका ऑप्शन ए रतन कवि ने। ठीक है, रतन कवि। रतन कवि की पुस्तक का नाम क्या है? तो फतेह शाह प्रकाश। ठीक है, या फिर फतेह प्रकाश, ये इसकी पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि फतेह शाह कण ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो ये है दोस्तों श्री जटाधर या फिर जटाशंकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, मतीराम की पुस्तक कौन कौन सी हैं? तो मतीराम की पुस्तक है दोस्तों, ऊपर आपको बताया भी था कि व्रत कौमुदी जिसे छंदसार पिंगल बोलते हैं, और दूसरी है दोस्तों रसराज ग्रंथ। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि कवि मतीराम द्वारा रचित रसराज ग्रंथ किसे समर्पित था। देखिए रसराज ग्रंथ जो है तो ये आपका चित्रकार मंगतराम कुंवर को समर्पित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवार राज्य में भूमि व्यवस्था के संदर्भ में क्या गलत है। तो भूमि व्यवस्था के बारे में हमें बताना है कि कौन सा आपका गलत होगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि थात भूमि से प्राप्त राजस्व को थातवान अपने पास ही रखता था, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए थातवान जो होता था तो वह राजा के पास पहुंचाता था। ठीक है, भूमि अनेक थातों में विभक्त होती थी, सही बात है। भूमि को दोस्तों थात बोलते थे। थातवान स्वयं भी कृषि कर सकता था या सिरतानों द्वारा कृषि करवा सकता था, तो ये भी बात आपकी करेक्ट है। प्रत्येक थातवानों के अंतर्गत आते थे, ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, तो इसमें जो आपका गलत था ऑप्शन ए गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें लगभग हमने 30 से अधिक प्रश्नों को देखा और हर एक प्रश्न को हमने अच्छे से देखा, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों पवार वंश की सारी क्लास देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा पवार वंश, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी इस क्लास के माध्यम से आपका रिवीजन बेस्ट हो सकेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हर एक क्लास को देखें और आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो नया टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।